चलिए चलते हैं 18वीं सदी के पंजाब में। ये एक ऐसा दौर था जब मुगल सल्तनत की पकड़ कमज़ोर पड़ रही थी और हर तरफ बस अफरा-तफरी का माहौल था। और इसी उथल-पुथल के बीच से एक नई शक्ति उभरने वाली थी, एक ऐसी शक्ति जो इतिहास को हमेशा-हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जरा सोचिए, एक राष्ट्र को बनाने के लिए असल में क्या लगता है? क्या सिर्फ जुनून और बदले की आग ही काफी है, या फिर एक ठंडे दिमाग और एक सोची समझी रणनीति की जरूरत होती है? यही सवाल आज की हमारी पूरी चर्चा के केंद्र में है। सिख संप्रभुता की कहानी ना दो चेहरों के बिना अधूरी है। मंजिल तो दोनों की एक ही थी, पर रास्ते जमीन आसमान जितने अलग थे। एक का रास्ता तलवार और बदले की आग से बना था, तो दूसरे का सियासत और एक नए राज्य की नींव रखने का। तो हमारी कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है बंदा बहादुर के साथ, वो शख्स जिसने विद्रोह की पहली चिंगारी जलाई और मुगल साम्राज्य को उसकी नींव तक से हिलाकर रख दिया। बंदा बहादुर की मुहिम को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उनका मकसद क्या था। ये कोई राजनीतिक जंग नहीं थी, नहीं, उनके लिए ये एक निजी मिशन था, अपने गुरु की हत्या का बदला लेने का एक धार्मिक फर्ज। उनकी सेना पंजाब में किसी तूफान की तरह आई थी। नारनौल में हुए कत्लेआम ने उनके गुस्से को और भड़का दिया। इसके बाद तो सोनीपत और कैथल को रौंदते हुए उन्होंने मुगल खजाने पर कब्जा किया और फिर 16 नवंबर 1709 को समाना पर वो हमला किया, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। बंदा बहादुर की सैन्य रणनीति बहुत ही क्रूर और सीधी थी। उनका एक ही आदेश था, कोई कैदी नहीं बनेगा, दुश्मन को बेरहमी से खत्म कर दो। और यही बेरहमी उनकी पहचान बन गई। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उनकी रणनीति का मतलब था दुश्मन का पूरी तरह से सफाया। यही वजह थी कि मुगल उनसे किसी भी और दुश्मन से ज्यादा खौफ खाते थे। उनकी क्रूरता का डर पूरे साम्राज्य में फैल चुका था। बंदा बहादुर का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने इस मिथ को तोड़ दिया कि मुगलों को हराया नहीं जा सकता। उन्होंने साबित कर दिया कि मुगल सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। लेकिन विद्रोह की इस आग का अंत बहुत दुखद हुआ। उन्हें पकड़ लिया गया और 1716 में बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। जब पुरानी सत्ता की दीवारें गिर जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है? सिर्फ तबाही से तो काम नहीं चलता है ना। अब जरूरत थी किसी ऐसे की जो इस राह पर कुछ नया खड़ा कर सके। तो जब विद्रोह की आग थोड़ी ठंडी हुई, तब कहानी एक नया मोड़ लेती है और अब मंच पर आते हैं हमीर सिंह, एक ऐसे लीडर जिनका रास्ता तलवार का नहीं बल्कि निर्माण का था। हमीर सिंह एक निर्माता थे, एक रणनीतिकार। उन्होंने 1755 में नाभा शहर की नींव रखी और फिर 1763 तक उसे एक पूरे राज्य में बदल दिया। उन्होंने सरहिंद की अहम लड़ाई में भी हिस्सा लिया, लेकिन उनकी असली पहचान एक ऐसे शासक की थी जो लड़ना भी जानता था और राज करना भी। हमीर सिंह का सबसे बड़ा लक्ष्य था संप्रभुता। अब इसका मतलब क्या है? अगर आसान शब्दों में कहें तो एक ऐसा राज्य जो अपने फैसले खुद ले सके, एक ऐसा राज्य जिस पर किसी बाहरी ताकत का हुक्म न चले। तो अपनी आज़ादी का ऐलान करने के लिए हमीर सिंह ने तलवार नहीं उठाई, बल्कि एक ऐसा कदम उठाया जो शायद उससे भी ज्यादा ताकतवर था। उन्होंने अपनी टकसाल शुरू की, यानी अपने खुद के सिक्के बनाने का कारखाना। और देखिए, यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक सिक्का सिर्फ पैसा नहीं होता, वो आज़ादी का ऐलान होता है। सिख गुरुओं के नाम पर सिक्के जारी करके हमीर सिंह ने मुगलों और अफगानों को एक साफ संदेश दे दिया था कि अब इस जमीन के मालिक हम हैं। तो हमने दो अलग अलग कहानियां देखीं, एक विनाश की और एक निर्माण की। अब इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि सिख संप्रभुता की बड़ी तस्वीर आखिर बनती कैसे है। इस टेबल में पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ हैं बंदा बहादुर, जिनका प्रतीक थी तलवार, तरीका था बदला और विरासत थी मुगल सत्ता को तोड़ना। दूसरी तरफ हैं हमीर सिंह, जिनका प्रतीक था सिक्का, तरीका था सियासत और विरासत थी एक नई सिख सत्ता का निर्माण करना। तो सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा जरूरी था। सच तो ये है कि एक के बिना दूसरे का काम अधूरा ही रहता। बंदा बहादुर ने वो पुरानी जर्जर इमारत गिराई ताकि हमीर सिंह जैसे लोग उसकी जगह पर एक नए मजबूत घर की नींव रख सकें। दोनों ही जरूरी थे। और ये हमें हमारे शुरुआती सवाल पर वापस ले आता है। किसी भी राष्ट्र की कहानी में हीरो कौन होता है? वो जो क्रांति की आग जलाता है या वो जो शांति और व्यवस्था की नींव रखता है? इसका जवाब शायद इतिहास की हर कहानी में, हर दौर में अलग अलग होता है।